हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका। आज हम आपके लिए सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में प्रस्तावित पाठ्यक्रम के तहत हिंदी साहित्य की क्लास लेकर आए हैं, जो हमारी पहली क्लास रहेगी और लगातार आपको ट्रिक के माध्यम से हमारे चैनल पर पढ़ाया जाएगा। तो बने रहिए और क्लास देखते हैं। पहली क्लास है, इसमें हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियाँ और इतिहास लेखक कौन कौन रहे, कैसे इतिहास में ग्रंथ लिखे गए हिंदी साहित्य के, उनके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले इतिहास शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई, इतिहास बना किस शब्द से है, वो देखेंगे। इतिहास शब्द की व्युत्पत्ति, इतिहास शब्द इति है प्लस अस के योग से बना है। इतिहास किससे बना है? इति प्लस है प्लस अस से। और यहाँ इति का अर्थ होता है समाप्त। इति का अर्थ है समाप्त। है का अर्थ होता है निश्चित। अस का अर्थ होता है होना, अर्थात जो निश्चित ही समाप्त हो चुका है वह क्या होता है? इतिहास कहलाता है। यानी हिंदी साहित्य का इतिहास में हम क्या पढ़ेंगे? जो पीछे घटित हो चुका है उसके बारे में हम वर्तमान में जानेंगे कि हमारे हिंदी साहित्य का इतिहास में कौन कौन से ग्रंथ, कौन कौन से लेखकों ने किस प्रकार उनको लिखा, उनकी पद्धतियाँ कैसी रही, इतिहास के लेखक कौन कौन थे, सब विस्तार से जानेंगे। तो सबसे पहले इतिहास की परिभाषा, इतिहास कहते किसे हैं वो देखते हैं। प्रोफेसर कार्लाइल के अनुसार इतिहास की परिभाषा, इतिहास एक ऐसा दर्शन है जो दृष्टांतों के द्वारा शिक्षा प्रदान करता है। इतिहास ऐसा दर्शन है जो दृष्टांतों के द्वारा शिक्षा प्रदान करता है। तो इसको एक ट्रिक के माध्यम से, जैसे दर्शन है, यहाँ इतिहास एक ऐसा दर्शन है जो दृष्टांतों के माध्यम से शिक्षा प्रदान करता है। यहाँ क्या है? दर्शन। तो यहाँ क्या है? कार्लाइल यानी कर लो दर्शन, कर लो दर्शन, ऐसे याद रख सकते हैं इस परिभाषा को। ठीक है, कर लो दर्शन। आपको देखते ही ये परिभाषा, कार्लाइल की परिभाषा इतिहास के बारे में याद आ जाएगी। तो ये दूसरी परिभाषा देखते हैं। जर्मन दार्शनिक कांत के अनुसार देखते हैं, सृष्टि का बाह्य विकास प्रकृति की आंतरिक विकास प्रक्रिया का प्रतिबिंब मात्र है। तो इसको कैसे याद रखेंगे? जैसे ये कांत है, कांच होता है अपने घर में शीशा मुंह देखने के लिए, उसके अनुसार याद रखेंगे। जैसे कांत में प्रतिबिंब देखा, प्रतिबिंब, कांच में प्रतिबिंब देखा, शीशे में अपना प्रतिबिंब देखा, तो आपको तुरंत ही इसके माध्यम से याद आ जाएगा ये परिभाषा। हीगल की परिभाषा देखते हैं। ये पाश्चात्य विद्वान हैं जिन्होंने इतिहास के बारे में अपने, ये तीनों ही पाश्चात्य विद्वान हैं। हीगल के अनुसार इतिहास केवल घटनाओं का अन्वेषण एवं संकलन मात्र नहीं है, अपितु उसके भीतर कारण कार्य की श्रृंखला विद्यमान है। विश्व इतिहास की प्रक्रिया का मूल लक्ष्य मानव चेतना का विकास है, जो द्वंद्वात्मक पद्धति पर आधारित है। इस पद्धति के अनुसार वाद प्रतिवाद के द्वंद्व के समभाव का विकास होता है। तो इसको कैसे याद रखेंगे? हीगल कार्यकारिणी श्रृंखला, हीगल कार्यकारिणी श्रृंखला, इसको ऐसे इतना याद रखेंगे, इससे जोड़ के ऐसे बोलो, हीगल कार्यकारिणी श्रृंखला, हीगल कार्यकारिणी श्रृंखला, ऐसे याद हो जाएगा। देखते ही आपको याद आएगा हीगल कार्यकारिणी श्रृंखला, इतिहास की परिभाषा। इटालियन विद्वान विको के अनुसार देखते हैं परिभाषा, इतिहास का संबंध न केवल अतीत से अपितु वर्तमान से भी स्थापित करते हुए प्रतिपादित किया है कि इतिहास का निर्माता स्वयं मनुष्य है
और मनुष्य की मूलभूत प्रवृत्तियां सदा समान रहती है। अतः विभिन्न युगों के इतिहास में भी समान प्रवृत्तियां का मिलना स्वाभाविक है। ठीक है, तो ये विको पहले एक एडवर्टाइज आता था, विको दांतों के बारे में, विको वर्जदंती ऐसे। तो इसको देखते हैं कि अतीत से नहीं अपितु वर्तमान में, ऐसे आप याद थोड़ा जोड़ के आप समझदार हो, याद कर सकते हो थोड़ा रिलेटेड करके। तो ये आगे देखते हैं। 5वां, 19वीं शताब्दी में डार्विन ने अपने विकासवादी सिद्धांत की स्थापना के द्वारा इतिहास को एक नूतन दृष्टि, शक्ति एवं गति प्रदान की। उन्होंने कहा कि सृष्टि का कोई अंग या तत्व एकाएक घटित या रचित न होकर क्रमशः विकसित होता है, क्रमशः विकसित होता है। इन्होंने विकासवादी सिद्धांत दिया था डार्विन ने। तो ये के द्वारा इतिहास को एक नूतन दृष्टि, शक्ति व गति प्रदान की। उन्होंने कहा कि सृष्टि का कोई अंग या तत्व एकाएक घटित या रचित न होकर क्रमशः होता है। ठीक है, उन्होंने विकास का क्रम का धीरे धीरे कैसे विकास होता है, वैसे ही इतिहास धीरे धीरे गति में आया। आज पाश्चात्य इतिहास दर्शन के सर्वप्रमुख एवं सर्वाधिक विकसित दृष्टिकोण के रूप में विकासवादी दृष्टिकोण को स्वीकार किया जा सकता है। कौन सा है यहाँ पर सर्वाधिक? इसको स्वीकार किया गया है कि इतिहास को एक नूतन दृष्टि, शक्ति व गति प्रदान की। उन्होंने कहा कि सृष्टि का कोई भी अंग तत्व एकाएक घटित या विकसित नहीं होता, एकाएक नहीं होता, वो क्रमशः होता है, धीरे धीरे विकसित। इसको सर्वाधिक स्वीकार किया गया है। जहाँ भारतीय दृष्टिकोण आदर्शवादी रहा, भारतीय दृष्टिकोण आदर्शवादी था और पाश्चात्य यथार्थवादी, यानी भारतीय इतिहास में आदर्श को लेकर इतिहास लिखते थे और पाश्चात्य दृष्टिकोण यथार्थ, यानी यथार्थ जो है जैसा है वैसा ही दिखाया जाता है इनके साहित्य में। पाश्चात्य साहित्य में यथार्थ यानी जो जैसा है वैसा का वैसा, और भारतीय में थोड़ा उसको आदर्श मानकर किसी व्यक्ति वस्तु को आदर्श रूप में प्रस्तुत करके उसे दिखाना। इतिहास के प्रथम व्याख्याता हेरोडोटस ने इतिहास को खोज, गवेषणा या अनुसंधान के अर्थ में ग्रहण किया है। हेरोडोटस ने क्या माना है? इन्होंने इतिहास को खोज, गवेषणा और अनुसंधान के अर्थ में ग्रहण करते हैं और इसका 4 लक्षण बताए हैं इतिहास के, क्या क्या हो सकते हैं। इतिहास वैज्ञानिक विधा है, अतः इसकी पद्धति आलोचनात्मक होती है। ठीक है, तो इसकी आलोचना मतलब कमी और इसकी अच्छाई, बुराई, कमी या इसके फायदे वो सब बताए जाते हैं इसमें। इतिहास वैज्ञानिक विधा है, इसकी आलोचनात्मक पद्धति होती है। मानव जाति से संबंधित होने के कारण इतिहास मानवीय विद्या है। यह तर्क संगत विद्या है, इसमें तथ्य और निष्कर्ष प्रमाण पर आधारित होते हैं। मतलब इतिहास की किताबें जो हमें प्राप्त हुई है वो तथ्य और निष्कर्ष, यानी वो किताबें हमें मिली है तभी तो हम बता पाए हैं कि इतिहास इस तरह से हुआ है हमारे पीछे। यह अतीत के आलोक में भविष्य पर प्रकाश डालता है, अतः यह शिक्षाप्रद विधा है। अब साहित्य, जो इतिहास में साहित्य यानी पुस्तकें लिखी गई वो किस प्रकार कैसे लिखी गई, उसमें क्या क्या उसके मतलब उन किताबों में लिखा गया वो सारा यहाँ बताया जा रहा है। तो देखते हैं। मनुष्य के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन का विश्लेषण ही साहित्य कहलाता है। सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का
और इसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ये बहुत ही प्रचलित परिभाषा, आप ध्यान से देखिएगा। प्रत्येक देश का इतिहास साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति में परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना हो साहित्य का इतिहास कहलाता है। दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। ये बार बार हर परीक्षा में पूछी जाती है। जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब, ये किसने कहा इतिहास साहित्य को? इतिहास को वहाँ के साहित्य का जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। साहित्य शब्द की उत्पत्ति। साहित्य शब्द स प्लस हित प्लस य के योग से बना है। शब्दकोश के अनुसार इसका अर्थ होता है एकत्र होना, मिलना, अथवा गद्य पद्य के वे कल्पना प्रसूत ग्रंथ जिनमें ज्ञान संबंधी स्थायी विचार लिखे रहते हैं, उसे साहित्य कहते हैं। ठीक है, साहित्य का मतलब एकत्र होना या मिलाना, एकत्र होना या मिलना, अथवा गद्य पद्य के कल्पना प्रसूत ग्रंथ जिनमें ज्ञान संबंधी स्थायी विचार लिखे रहते हैं। साहित्य के इतिहास में हम प्राकृतिक घटनाओं एवं मानवीय क्रियाकलापों के स्थान पर साहित्यिक रचनाओं का अध्ययन ऐतिहासिक दृष्टिकोण से करते हैं। ठीक है, साहित्य के इतिहास का हम प्राकृतिक घटनाओं एवं मानवीय क्रियाकलापों के स्थान पर साहित्यिक रचनाओं का अध्ययन ऐतिहासिक दृष्टिकोण से करते हैं। किसी भी जाति के साहित्य का इतिहास उस जाति के सामाजिक एवं राजनीतिक वातावरण को ही प्रतिबिंब करता है या साहित्य की प्रवृत्तियों संबंधी समाज की प्रवृत्तियों की सूचक होती है। साहित्य क्या होता है? वहाँ के समाज की प्रवृत्तियों का सूचक होता है। फिर भी इस धारणा को एक सुव्यवस्थित सिद्धांत के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय फ्रेंच विद्वान तेन महोदय को देते हैं। उन्होंने अपने अंग्रेजी साहित्य के इतिहास में प्रतिपादित किया है कि साहित्य की विभिन्न प्रवृत्तियों के मूल में मुख्यतः 3 प्रकार के तत्व सक्रिय होते हैं। जैसे कोई राइटर ने साहित्य लिखा उस टाइम, तो उसमें क्या क्या उन्होंने प्रमुखता दी कि बताने की कोशिश की अपने साहित्य में। तो ये पाश्चात्य विद्वान हैं तेन, इन्होंने 3 महत्वपूर्ण तत्व माने कि इस बात का जिक्र साहित्य में होता रहा है। तो तेन महोदय ने क्या माना? एक जाति, वातावरण और क्षण विशेष, 3 तत्व महत्वपूर्ण माने। फिर आगे तेन महोदय ने तो अपने 3 ये बता दिए। आगे तेन के सिद्धांत की आलोचना करते हुए हडसन ने आपेक्ष लगाया, मतलब इन्होंने 3 बता दिए, तो आगे हडसन ने कहा कि नहीं, ये 3 इनके अलावा भी और हो सकते हैं। तो आगे उन्होंने बताया सक्रिय को उन्होंने साहित्य को विकास प्रक्रिया का सारा महत्व उपयुक्त 3 तत्वों को ही दे दिया, जबकि साहित्यकार का काव्य रचयिता के व्यक्तित्व और उसकी प्रतिभा की सर्वथा उपेक्षा कर दी। हडसन ने कहा कि तेन महोदय ने रचयिता के व्यक्तित्व और प्रतिभा का तो जिक्र ही नहीं किया कि ये भी इसमें इम्पोर्टेंट होते हैं साहित्य लेखन में। बात भी सही थी।
किसी भी साहित्य की विकास प्रक्रिया के अध्ययन के लिए उससे संबंधित 5 तत्वों पर विचार किया जाना चाहिए। 5 कौन कौन से? सर्जन शक्ति, साहित्यकार की प्रतिभा एवं व्यक्तित्व के आधार पर सर्जन शक्ति। परंपरा, साहित्य एवं सांस्कृतिक परंपराएं उस टाइम कैसे, उस संस्कृति कैसी रही, उसका रहन सहन, उसके विचार कैसे थे, वो परंपरा। वातावरण कैसा था, द्वंद्व और संतुलन। ये 5 तत्व किस में आ जाएंगे? किसी भी साहित्य की विकास प्रक्रिया के अध्ययन के लिए ये 5 तत्व होने बहुत ही आवश्यक है। अगर हम किसी टाइम विशेष का साहित्य देख रहे हैं तो ये 5 तत्वों की जानकारी हमें होनी ही चाहिए। आगे डॉक्टर नगेंद्र की परिभाषा है, साहित्य का इतिहास बदलती हुई अभिरुचियों और संवेदनाओं का इतिहास होता है, जिनका सीधा संबंध आर्थिक और चिंतनात्मक परिवर्तन से है। नगेंद्र क्या कहते हैं? साहित्य का इतिहास बदलती हुई अभिरुचि यानी इंटरेस्ट और संवेदनाओं का इतिहास होता है, जितना सीधा संबंध आर्थिक और जिसका सीधा संबंध आर्थिक और चिंतनात्मक परिवर्तन से है। ठीक है। अब कैसे, कब कब किस प्रकार के ग्रंथ लिखे गए इतिहास में, वो देखते हैं। हिंदी साहित्य की जितनी भी पुस्तकें लिखी गई वो नीचे आपको दी हुई है, वो देखिए। हिंदी साहित्य का इतिहास की परंपरा, इतिहास लेखन की परंपरा। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा का उदय 19वीं शताब्दी में शुरू हुआ, परंतु इससे पूर्व भी कुछ रचनाएं ऐसी प्राप्त होती हैं जिनमें हिंदी साहित्य इतिहास के कुछ लक्षण देखे जा सकते हैं। 19वीं शताब्दी से माना है हिंदी लेखन परंपरा को, पर उससे पहले भी हिंदी लेखन पुस्तकें लिखी जा चुकी थी। सर्वप्रथम 1939 में हमें एक पुस्तक मिली है। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? गार्सा दे तासी, फ्रेंच विद्वान थे गार्सा दे तासी। उन्होंने सर्वप्रथम 1839 में ये पुस्तक लिखी सर्वप्रथम। और दूसरा प्रयास किया हिंदी साहित्य का इतिहास का लिखने का द्वितीय प्रयास किसी भारतीय विद्वान का प्रथम प्रयास। पहले ये हो गए गार्सा दे तासी, दूसरे ठाकुर शिव सिंह सेंगर, इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा 1883 में। तो ये फर्स्ट भारतीय थे, वैसे सेकंड व्यक्तित्व में सेकंड हो गए। और फिर सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास और थोड़ा वैज्ञानिक तरीके से अच्छे ढंग से व्यवस्थित करके किसने लिखा? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने 1888 ईस्वी में। और परंपरागत रूप में हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास मिश्र बंधुओं ने 1913 में लिखा। फिर सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम परंपरागत साहित्य व्यवस्थित कालानुसार प्रमाणिक ग्रंथ किसने लिखा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो ये 5 प्रश्न आए हुए हैं, वो आपको यहाँ दिए गए हैं। तो ऐसे पूछे कि ऐसे पूछा जाए कि एक मिनट, तो ऐसे ये हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम लिखने का प्रयास किसने किया? ये प्रश्न बन जाएगा। गार्सा दे तासी। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का द्वितीय प्रयास किसने किया? ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने 1883। ऐसे पूछा जाएगा। और किसी भारतीय का प्रथम प्रयास
प्रयत्न किया। तो ये भी शिव सिंह सेंगर जी आ जाएंगे। और सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास, ये प्रश्न आया हुआ है। सच्चे अर्थों में किसने किया हिंदी साहित्य को लिखने का प्रयास? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। और परंपरागत रूप से हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन किसने किया? मिश्र बंधुओं ने। और सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम परंपरागत इतिहास का अर्थ है व्यवस्थित कालक्रम के अनुसार प्रमाणिक ग्रंथ, किसने प्रस्तुत किया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। ऐसी ये प्रश्न बनते हैं आपके, 5 प्रश्न बन जाएंगे आपके। अन्य साहित्यकार इतिहासकार हैं जिन्होंने ग्रंथ लिखे, वो देखते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, 1952 ईस्वी में इन्होंने हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, ये ग्रंथ इन्होंने लिखा, जो बहुत ही प्रसिद्ध है और सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है रामचंद्र शुक्ल जी के बाद में। और ये नगेंद्र का इतिहास है 1973 में, हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास। नगेंद्र जी का पुस्तक कौन सी है? ये लिखा उन्होंने, हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास। नगेंद्र यानी ऐसे जोड़ के आप याद कर सकते हो, नगेंद्र यानी पहाड़ जो बड़े होते हैं वो वृहत होते हैं। हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास, ठीक है। फिर आ जाता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। राम कुमार वर्मा ने लिखा आलोचनात्मक 1938 ईस्वी में आलोचनात्मक इतिहास। और राम कुमार शुक्ल ने, डॉक्टर राम शंकर शुक्ल ने 1931 ईस्वी में हिंदी साहित्य का इतिहास, ये ग्रंथ लिखा। रामचंद्र शुक्ल के ग्रंथ का नाम भी यही था। और उसके बाद आ जाता है डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त, इन्होंने लिखा 1965 में हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 2 भागों में। इन्होंने 2 भाग निकाले इसके, गणपति चंद्रगुप्त ने, ठीक है। तो आपको हमारी क्लास कैसी लगी ज़रूर कमेंट और करिएगा। और जिन्होंने सब्सक्राइब, जो नए हैं चैनल पे, वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो कल हमारी 2nd क्लास आएगी इससे आगे। थैंक यू।